नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और अब मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो ये हमारा फेसबुक, टेलीग्राम चैनल और ट्विटर अकाउंट है जिसमें आप हमको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीपीटी की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराई जाती है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में चरक पूजा और खजूर भांगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है? बहुत ही अलग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है। पेपर जो 6 होता है आपका मेंस का, वहां पे इस महोत्सव को अगर 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो ये एकदम वाजिब क्वेश्चन वहां पे बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रीलिम्स में पूछा ही जा सकता है। आपके ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, कोंडागांव या दुर्ग। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये देखना है हम लोगों को। ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो है आपका कोंडागांव, इसका सही जवाब है। ठीक है, तो चरक पूजा और खजूर भांगा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? कोंडागांव में होता है। आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव देख लीजिए, ये बस्तर संभाग का एक जिला है। पश्चिम बोरगांव में तीसरी बार चरक पूजा का आयोजन किया गया। यह आयोजन बंग समुदाय यानी बंगाली लोगों के द्वारा किया जाता है। विशेष धार्मिक परंपरा है जिसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है। भक्त कठोर व्रत, तपस्या और शारीरिक साधना करते हैं। पूजा के पहले दिन रविवार को खजूर भांगा महोत्सव हुआ जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। श्रद्धालु कांटेदार खजूर के पेड़ पर चढ़कर डालियों को नीचे फेंकते हुए शिव भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, टहलियों के सदस्य गंगा जल से स्नान कर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। कच्चे खजूर पेड़ में बिना किसी सहारे चढ़ते हैं और नृत्य करते हुए पेड़ पर लगी कच्चे खजूर की डालियों को नीचे फेंकते रहे। ठीक है, खजूर के पेड़ के नीचे चारों ओर श्रद्धालु ऊपर से फेंके खजूर फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी चीजें बताई हुई हैं किस तरीके से इसका आयोजन किया जाता है और किस तरीके से ये खजूर के ऊपर, देखिए खजूर के पेड़ के ऊपर लोग चढ़ गए हैं। खजूर का पेड़ एकदम प्लेन नहीं होता, नारियल के पेड़ के जैसा नहीं होता, इसमें बहुत सारे कांटे लगे रहते हैं। उसके बावजूद ये लोग यहाँ से ऊपर चढ़े हैं और वहाँ पे नीचे बहुत सारी टूलियां आप देख सकते हैं, लोग खड़े हुए हैं और ये जो फेंके रहते हैं यहाँ पे लोग इसको बीनते भी रहते हैं। ठीक है, तो जो भी सारी बातें इस लेख में लिखी हुई हैं वो इस तस्वीर में बयां होती हैं, तो इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही जवाब है 4। 4 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में बनेंगे 4 नए औद्योगिक पार्क। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो 4 नए औद्योगिक पार्क बनेंगे उनके बारे में यहाँ जिक्र है, उसको याद रखना है। ठीक है, और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। 2 पार्क नवा रायपुर में और 2 राजनांदगांव जिले में बनेंगे और अभी तक 4.50 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव भी छत्तीसगढ़ को मिल चुका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार निवेश बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा कर रहा है और सरकार के जो प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क बनने वाले हैं। कहाँ? 4 कहाँ बनेंगे? 2 नवा रायपुर में और 2 राजनांदगांव जिले में बनेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में 4 नए औद्योगिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जिला राजनांदगांव में ग्राम पटेवा में 322 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। ठीक है, विजेतल्ला और कहाँ? पटेवा में, ये दोनों जगह याद रखना। स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ बन रहा है? विजेतल्ला में बन रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ बन रहा है? पटेवा में बन रहा है। 322 एकड़ में पटेवा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, जबकि विजेतल्ला में 50 एकड़ में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हो रही है। ठीक है, और इसी की तरीके से नवा रायपुर में 20 एकड़ में रेडीमेड गारमेंट पार्क
और 30 करोड़ रुपए की लागत, और नवा रायपुर में ही 30 एकड़ में फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए, कुल 445 करोड़ रुपए की लागत के स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री साय ने यह घोषणा गुरुवार को CSIDC के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, CSIDC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, राजीव अग्रवाल, के कार्यभार ग्रहण के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि की थी। कार्यक्रम का आयोजन राजधानी तेलीबांधा स्थित उद्योग भवन में किया गया, जहां श्री अग्रवाल ने कार्यभार ग्रहण किया। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक या उद्योगों के विकास के लिए एक अनुकूल एवं सकारात्मक वातावरण बनेगा। वर्तमान में 4.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। राज्य में खनिज, बिजली और पानी पर्याप्त उपलब्धता से उद्योगों को फलने फूलने का अवसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नवा रायपुर में स्थापित होने वाले 2 औद्योगिक पार्क किस क्षेत्र से संबंधित होंगे, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, ये किस क्षेत्र से संबंधित होंगे, तो आप देख सकते हैं ये रेडीमेड गारमेंट और फर्नीचर इस क्षेत्र से संबंधित होंगे, रायपुर, नवा रायपुर। जबकि नवा रायपुर में फर्नीचर क्लस्टर के लिए कितने एकड़ की भूमि दी गई है, तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्नीचर के लिए 30 एकड़ फर्नीचर के लिए दिया गया है, और रेडीमेड गारमेंट के लिए 20 एकड़ की भूमि दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से राजनांदगांव में के पटेवा में औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो पटेवा में कौन सा है, तो हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है। ठीक है, राजनांदगांव के विजय तल्ला गांव में स्थापित होने वाले स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की लागत कितनी होगी, तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है स्पेशल जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है इसकी लागत कितनी होगी, 25 करोड़ होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है 25 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं सीजी करंट अफेयर्स, ये हमारा दूसरा चैनल है, यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स और क्या मिलते हैं, वीकली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो इसको भी याद रखिए। नई औद्योगिक परियोजना या नई परियोजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कुल कितने करोड़ रुपए के निवेश आए हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा 1.50 लाख बताया गया था, तो कम से कम उससे ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे 1,63,000 करोड़ रुपए के निवेश की आंकड़ा दिया हुआ है और यही इसका सही जवाब है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,63,748.95 जो करोड़ है इसके निवेश आए हैं। तो नई औद्योगिक नीति जो आई है छत्तीसगढ़ की, उसके बाद ये निवेश प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये छत्तीसगढ़ निवेश प्राप्त कर रहा है, मतलब यहाँ पे उद्योग लगेंगे तो रोजगार प्राप्त होगा। यहाँ पे टॉप 10 में छत्तीसगढ़ निवेश के मामले में कौन से पोजीशन में है, तो 10वें पोजीशन पे है छत्तीसगढ़। 218 प्रोजेक्ट हैं और इस तरीके से है, और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किसके पास है, महाराष्ट्र के पास, फिर गुजरात के पास, फिर राजस्थान के पास। तो प्रथम 3 राज्य कौन है, महाराष्ट्र, गुजरात और फिर राजस्थान। फिर उसके बाद 10वें नंबर पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर तेलंगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे यहाँ निवेश प्राप्त हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, तो भूषण राम कृष्ण गवई इसका सही जवाब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भूषण राम कृष्ण गवई जो होंगे न्यायमूर्ति होंगे, है ना, और ये भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है, 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्होंने न्यायमूर्ति गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित करने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति गवई 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ लेंगे। ठीक है, यह हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको शॉर्ट्स के माध्यम से कुछ जानकारियां प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। मार्च 2025 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था फरवरी 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना था। ठीक है, तो क्या वो ऑप्शन इसमें है, नहीं है, अगर है तो बताइए इनमें से कौन है। फरवरी वाला, मार्च वाला कौन है, तो मार्च में श्रेयस अय्यर जो है ये ऑलरेडी दावेदार थे और ये अब क्या बन गए हैं, प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए हैं आईसीसी के। ठीक है, तो इनके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए लिखना जरूर है यार,
तुम लोग लिखते नहीं हो, है ना, फिर मैं बोलता हूँ तो तुमको बुरा लगता है कि सर इधर उधर की बातें करते हैं। तो भाई मैं तो बोलूंगा बोलूंगा तभी तो सुनोगे, है ना। अंतर्यामी थोड़ी ना हो तुम लोग। अगर अंतर्यामी होते ना तो मैं जिस दिन पहला वीडियो बनाया था उसी दिन से तुम्हारे लाइक पे लाइक, कमेंट पे कमेंट, व्यूज पे व्यूज आ जाते, है ना, आ जाते ना। लेकिन वैसा हुआ नहीं। अगर आप ओल्ड वीडियो देखोगे यहाँ से 1 साल पीछे भी जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्यू और कमेंट देख के कि नहीं, कोई भी मन की बात नहीं पढ़ सकता, है ना। और खासकर टीचर की मन की बात तो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। ठीक है, बच्चों की मन की बात एक बार टीचर समझ जाता है, उनके चेहरे हाव भाव को देखकर, जैसे कि मैं तुम लोगों के कमेंट को देखकर समझ जाता हूँ। एक कबीर सिंह टाइप का बंदा आ गया था, गुस्सैल एकदम, क्या सर आप ऐसा करते हो, बकवास करते हो, ये करते हो, वो करते हो। अच्छे लगते हैं इस टाइप के कबीर सिंह भी अच्छे लगते हैं, बीच बीच में आते हैं लोग एंटरटेन कर। ठीक है, तो श्रेयस अय्यर का नाम आपको याद रखना है। श्रेयस अय्यर जो है ये देख सकते हैं आप, है ना, बहुत खुश दिख रहे हैं और खुश हों क्यों ना, है ना। इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है मार्च महीने का, है ना। तो मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं, है ना। शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन किया, 57.33 औसत से 243 रन बनाए हैं, है ना। बहुत ही अच्छा रन है जो इन्होंने किस मंथ में बनाया, मार्च महीने में बनाया है। तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड इनका है, इसलिए इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया है। ठीक है, वहीं जॉर्जिया वोल का भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, इनको भी याद रख लेना। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग में तो पूछता ही है, मान लीजिए कि बोल दिया कि महिला वर्ग का बताइए, इतना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यार, आउट ऑफ द बॉक्स, है ना। तो जॉर्जिया वोल को याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, ये मार्च 2025 के लिए क्या है, वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ है। ठीक है, आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ। QPIAI द्वारा लॉन्च किए गए शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर में कितने क्यूबिट्स हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और इसमें कितने क्यूबिट्स हैं? तो मेरे ख्याल से इसका सही जवाब है 25। यहाँ पे आप देखते हैं 25 जो है इसका सही जवाब है। भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चयनित 8 फर्मों में से एक बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPIAI ने विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर भारत के अब तक सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर QPIAI इंडस को लॉन्च किया। ठीक है, ये है QPI, QPI है एक्चुअल में, P यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, तो QPI है, QPI है ना, पाई है, QPI। ठीक है, इसको याद रखना है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में से एक है। 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट से सुसज्जित QPIAI इंडस देश का पहला पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है जो उन्नत क्वांटम हार्डवेयर, स्केलेबल कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर और AI अनुकूलित सॉफ्टवेयर को एकीकृत करता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसलिए किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो PSC हो या व्यापम हो, दोनों ही एग्जामों के लिए तैयारी रखना है आपको। यह शक्तिशाली हाइब्रिड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म क्वांटम प्रोसेसर को अगली पीढ़ी के क्वांटम HPC और AI संवर्धित समाधानों के साथ जोड़ता है, जिसका लक्ष्य जीवन विज्ञान, सामग्री खोज, लॉजिस्टिक और जलवायु तकनीक जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये स्थित है। ठीक है, तो इंडोनेशिया को याद रखना। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेरांगा प्रांत में स्थित माउंट लेवोटोबी में हाल ही में विस्फोट हुआ, जिसके चलते उड़ानों के लिए अलर्ट सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं। यह सक्रिय ज्वालामुखी फ्लोरेस द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है और प्रशांत महासागर क्षेत्र में प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ठीक है, तो ये इतनी प्यारी सी इमेज है जहां आप जब मन करे घूमने जा सकते हैं और जाते समय सबको टाटा बोल के जाइएगा, क्योंकि आप वापस नहीं आएंगे यहाँ पे घूमने के जाने के बाद। सक्रिय ज्वालामुखी है ना यार। अब यहाँ पे तुम लोग वॉकिंग में निकल जाओगे तो क्या होगा? वो मूवी देखे हो टर्मिनेटर जैसे पिघलता है ना चिल्लाते चिल्लाते, वैसे मतलब
देखने के लिए कोई नहीं रहेगा वैसा। तो 500 लाइक आपको प्रदान करना है ना। सुन के बुरा लगता है तुम लोगों को? लगता है तो भी लाइक बोलूंगा ना मैं, लाइक, तभी तो तुम लोगों को सुनाई देगा कि हाँ सर चाहते हैं कि 500 लाइक मिले, है ना। और तुम लोग प्रयास करोगे लाइक का बटन दबाने के लिए, तुम्हारे यानी जो उंगली है वो मोबाइल तक बड़ी दूर ट्रेवल करके जाएगी और फिर खोजेगी कि इस स्क्रीन में कहाँ पे लाइक का बटन है, फिर उस पर तुम टच करोगे और टच करोगे तो लाइक हो जाएगा। सोचो कितना मेहनत करवा रहा हूं मैं तुम लोगों से, ठीक है। तो कर देना इतना मेहनत, ठीक है। और कमेंट भी कर देना, है ना। तुम लोगों को लगेगा मैं बकवास ज्यादा करता हूँ तो कर देना कि हाँ सर थोड़ा सा कम बोला करो, ऐसा लिख देना, है ना। बाकी लोग तुम लोगों को क्या बोलेंगे उसका मैं नहीं जानता। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 कहां शुरू हुआ? ठीक है, तो इसको याद रखना है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 कहां शुरू हुआ है? ताशकंद में, दिल्ली में, पुणे में या अंकारा में? तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका पुणे में, ठीक है। तो पुणे में क्या हुआ है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास। उज्बेकिस्तान को जानते हो? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, ठीक है ना। एक मूवी आई थी ताशकंद फाइल्स, किससे संबंधित है? कौन से प्रधानमंत्री थे हमारे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, तब तो मैं जानूंगा कि हाँ सच में जीएस के विद्वान हो तुम लोग, थोड़ा सा पढ़ते हो, थोड़ा सा जानते हो। और नहीं तो ये भी तुमको बकवास लग सकता है, सर फालतू की बात कर रहे हैं, ठीक है। ताशकंद बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भाई। 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, उसके बाद जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो यही हुआ था ताशकंद में। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत ही योग्य व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका निधन भी यहीं हुआ था। जो कि निधन नहीं बोलना चाहिए, एक तरीके से मैं तो उसको हत्या ही मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत से अनसुलझे रहस्य वहां पे रह गए। विदेश में हत्या हुई या विदेश में मृत्यु हुई अगर बोला जाए, तो फिर भारत में लाके सही तरीके से जांच क्यों नहीं की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का छठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र के पुणे स्थित औंध के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आरंभ हुआ है। यह द्विपक्षीय अभ्यास 28 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ साथ भारतीय वायुसेना के 60 कर्मी भी भाग ले रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं, तो इसको याद रखना है। ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा होमवर्क प्रश्न भी है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश रहा है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात या जर्मनी? तो इसका सही जवाब देने का कष्ट करें, है ना। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन भी बना हुआ है तो इसको भी दबाना है ना। ये रोज बना हुआ, पता है, रोज दिखता है, तुम लोगों को ध्यान ही नहीं जाता, यहीं तक दिखते हो, नीचे दिखते ही नहीं हो। इसीलिए मेरा बोलना जरूरी है ना, फिर बोलते हो कि आप बहुत बोलते हैं। चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर, है ना। मोर दुआर सहाय सरकार महाअभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों का सर्वेक्षण करना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बाघों की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट के निर्देश पर लागू की जाने वाली योजना का क्या नाम है? ये बाघ मित्र योजना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितनी ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये 1460। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो कुर्नूल, कर्नाटक। डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर आधारित निर्देशित हथियार उच्च ऊर्जा लेजर हथियार प्रणाली की क्षमता कितनी है? ये 30 किलोवाट है। सूर्य लेजर हथियार प्रणाली की अनुमानित परिचालन सीमा कितनी होगी? ये भविष्य का हथियार है, 20 किलोमीटर होगी, ठीक है। सूडान में वर्तमान संघर्ष किन दो मुख्य गुटों के बीच में हो रहा है? तो ये आपका सूडानी सशस्त्र बल एसएएफ और आरएसएफ के बीच में। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है ब्राजीलिया, ब्राजील में आयोजित की गई। तो इसको याद रखना है ना।
और 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है भाई? मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं, तो इसको भी याद रखना है। इसका विषय क्या है? ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और निष्पक्ष व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका विषय है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो।